अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन जिक्र करने वाले हैं कि इंसान के अंदर किस तरह से सांस का अमल जो है वो हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम इन स्ट्रक्चर्स को जो है इस 3D इमेज में देखते हैं और उसके बाद इन्हीं को बुक्स में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है नोस्ट्रल्स। ये जो हमारे पास दो नोज की ओपनिंग्स हैं, ये हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स कहलवाती हैं, जो कि जिस रास्ते में जा रही हैं वो है नेजल कैविटी। ये वाला पूरा हिस्सा जो है, अब इस नेजल कैविटी से जो हवा आएगी तो वो जो यहाँ तो यहाँ नेजोफेरेंक्स में आ सकती है, या फिर उसके बाद एसोफेरेंक्स के अंदर, और उसके बाद जो है लेरिंगोफेरेंक्स के अंदर। ये तीनों हिस्से जो है ये फेरेंक्स के हिस्से हैं। उसके बाद ये जो हवा होगी ये चली जाएगी ग्लोटिस के अंदर, और उस ग्लोटिस से ये चली जाएगी लेरिंक्स के अंदर। तो इस फेरेंक्स से नीचे वाला हिस्सा जो है वो है लेरिंक्स का। अब इस लेरिंक्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कार्टिलेज की रिंग्स नजर आ रही हैं। ये जो व्हाइट कलर से रिंग्स हैं ये सी शेप नहीं, यानी कि मुकम्मल तौर पर नहीं बनी हुई, इसलिए हम उसको सी शेप कार्टिलेज रिंग्स कह रहे होते हैं। और फिर दो लंग्स हमारे पास आ जाते हैं। इन दो लंग्स को देखेंगे तो ये जो ट्यूब है ट्रेकिया की, ऊपर से आने वाली ट्यूब, ये ट्रेकिया जो है ये दो छोटी सी ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है। और इस ट्यूब को, जो पहली ट्यूब जो है हर लंग्स में जा रही है, इसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाएगा। तो दो लंग्स हैं, जैसे कि एक ये लेफ्ट साइड का और दूसरा ये जो है राइट साइड का लंग। तो ये जो है दो लंग्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो फिर उनके अंदर जो है ये बाकी सारे मामला होंगे। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसको कवर किया हुआ होता है रिब्केज ने। लंग्स का जो ऊपर वाला हिस्सा वो क्लेविकल यहाँ पर ये मौजूद है, और नीचे जो होती है वो एक डायाफ्रेम यानी कि मसल्स की शीट मौजूद होती है, जो उनको के पेट को और लंग्स को अलग अलग करती है। और ये जो है आप बेसिक स्ट्रक्चर लंग्स का देख सकते हैं, जिसके अंदर आप नीचे जो है डायाफ्रेम को देख सकते हैं, जो मसल्स की शीट है जो पेट को और लंग्स को जुदा करती है। उसके अलावा ये आप बैक साइड से भी लंग्स को देख सकते हैं। और यहाँ सेंटर में, लेफ्ट साइड की सेंटर में जो एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, जिस वजह से जो है लेफ्ट साइड का जो लंग होता है वो छोटा होता है। तो यही वजह होती है इनके छोटे होने की। और उसके अलावा आप इसके स्पंजीपन को देख सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म की तरह से है, ये फिल हो सकती है हवा के साथ में। तो अब हम इसको जो है मजीद बुक से पढ़ते हैं। द बॉडी सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड द आउटर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम, बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल है बॉडी की जो गैसेस हैं उनको बॉडी के अंदर और उसके बाहर के इन्वायरमेंट में लाने के लिए। तो ऐसे सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहे होते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। जो इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो रीजन्स में, दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आइए सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जिक्र करते हैं। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी एंड द फेरिंक्स। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर तीन हिस्से आ जाते हैं, यानी कि नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो है फेरिंक्स। यहाँ आप देख सकते हैं नोज का जो ओपनिंग्स है वो है नोस्ट्रल्स। तो नोस्ट्रल्स आ गई, दूसरा हिस्सा आ गया नेजल कैविटी, उसके बाद तीसरा हो गया थ्रोट यानी कि फेरिंक्स। तो ये जो तीन हिस्से ये हमारे पास आ रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर एक हिस्सा आ रहा है जिसका नाम है लेरिंग्स, जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है। फिर ट्रेकिया, और उसके अलावा फिर ये ब्रोंकाई, और उसके अलावा ब्रोंक्यूल्स, एल्विला, ये सारे जो है फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, यानी जिसमें लंग्स शामिल हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हमारे हिस्से यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जिक्र करते हैं और उसके सबसे पहले हिस्से नोज का जिक्र करते हैं। द नोज इज द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज वो हिस्सा है जो एक्सटर्नली हम उसको देख सकते हैं, वो जो कि विजिबल है। ह्यूमन नोज इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज। तो जो ह्यूमन नोज है वो तीन चीज़ों का बना हुआ है, जिसमें बोन्स शामिल है, कार्टिलेज शामिल है, और उसके अलावा फैट के कुछ टिश्यूज जो हैं वो भी शामिल हैं। द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रल्स। जो नोज के दो ओपनिंग्स से जो सुराख हैं वो नोस्ट्रल्स कहलवाती हैं। एंड द इनर होलो स्पेस आर कॉल्ड नेजल कैविटी। और जो अंदर की तरफ खाली कैविटीज मौजूद है, स्पेसेस मौजूद है, उन्हें नेजल कैविटीज कहा जाता है। देयर आर टू नेजल कैविटीज। तो दो नेजल कैविटीज होती हैं विच आर पर्शनड बाय मीन्स ऑफ नेजल सेप्टम, द पार्ट ऑफ नेजल बोन। तो जो दो नेजल कैविटीज हैं वो डिवाइडेड होती हैं और उनके जो बीच में जो हिस्सा मौजूद है वो नेजल सेप्टम कहलवाता है।
जो कि नेजल बोन का यानी कि नाक की जो बोन है उसका हिस्सा होता है नेजल सेप्टम, जो कि नोज की दो साइड्स को, दो नेजल कैविटी को अलग अलग कर रहा होता है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी नियर द नोस्ट्रल्स आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। जो हमारे पास नेजल कैविटी है उसका जो सामने वाला हिस्सा है जो कि नोस्ट्रल्स के करीब है, यानी कि नोज की जो ओपनिंग से वहां पर जो करीबी हिस्सा है वो हमारे पास वेस्टिब्यूल्स कहलवाता है, विच कंटेन हेयर, और उसके अंदर बाल मौजूद होते हैं। बोथ द नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटीज आर लाइंड बाय सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। जो नोस्ट्रल्स हैं और नेजल कैविटी है, इन दोनों की जो कवरिंग होती है अंदर से, वो म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसमें म्यूकस और सीलिया मौजूद होता है। इस तरह से जो है दोनों की नोस्ट्रल्स की और नेजल कैविटी की कवरिंग होती है। अब हम इनके बारे में काम बनने वाले कि इनका काम क्या होता है। नोज हेयर, म्यूकस एंड सीलिया सर्व एज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजेंस एंड पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर। तो नोज के अंदर जो नोज हेयर मौजूद है, म्यूकस मौजूद है और जो सीलिया मौजूद है, इनका काम हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस का है। और ये किस चीज़ से डिफेंस पहुंचा रहे हैं, ये पैथोजिन से, यानी कि बीमारी काजिंग एजेंट से हमें बचा रहे हैं। और उसके अलावा जो हार्मफुल मटेरियल एयर में मौजूद है उससे भी हमें जो है ये नोज के अंदर मौजूद मटेरियल जो है बचा रहा है। द म्यूकस एंड सीलिया फिल्टर द एयर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो म्यूकस और जो सीलिया है जो कि नोज में मौजूद है, इनका काम होता है हवा को फिल्टर करना और फॉरेन पार्टिकल्स को, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या डस्ट है, उनको रोकना, ताकि वो बॉडी के अंदर जो है नोज के थ्रू जो है वो हासिल ना हो सके, दाखिल ना हो सके। एंड पार्टिकुलेट मैटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द म्यूकस आल्सो हेल्प इन मॉइस्चराइजिंग द एयर। म्यूकस की वजह से, इस पानी की वजह से, म्यूकस क्योंकि चिपचिपा सब्सटेंस है, तो इसकी वजह से जो एयर है वो भी गीली हो जाती है, वो भी मॉइस्चराइजिंग हो जाती है। सीलिया मूव द ट्रैप्ड सब्सटेंस टू द फेरिंक्स फॉर द रिमूवल। तो जो सीलिया है वो जब किसी फॉरेन पार्टिकल को पकड़ लेती है, किसी चीज़ को, डस्ट को पकड़ लेती है, तो फिर उससे जो है फेरिंक्स के पास लेकर आती है ताकि फिर वो रिमूव हो सके। अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन देयर आर ब्लड कैपिलरीज that help to warm the air about 30 centigrade depending upon the external temperature। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि हवा को गर्म रखती हैं, और हवा को वो 30 सेंटीग्रेड तक जो है वो गर्म रखती हैं। और ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से भी कि कितना जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, फिर उस हिसाब से जो है 30 सेंटीग्रेड जो है ये गर्म रखा जाएगा हवा को। तो यहाँ पर भी आप जो है फेरिंक्स का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले भी हैं। ओरल कैविटी हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, लैरिंक्स हो गया, और उसके अलावा एसोफेगस हो गया। याद रखिएगा ये जो एपिग्लोटिस है ये फेरिंक्स और लैरिंक्स के बीच में मौजूद होता है, जो कि कवर का काम कर रहा होता है, यानी कि बंद करने का काम कर रहा होता है। तो आइए अब हम जो है फेरिंक्स के बारे में पढ़ते हैं। Pharynx is a cone-shaped passageway leading from the oral and nasal cavities through the esophagus and larynx। Pharynx एक कोन शेप का पासवे है, यानी कि एक रास्ता है, और ये जो है ओरल और नेजल कैविटीज़ को जो है एसोफेगस और लैरिंक्स में लेकर जाता है। याद रखिएगा कि अगर मुंह से कोई खाना जो है वो भी गुजरेगा तो वो भी फेरिंक्स से गुजरेगा, और अगर हवा भी कोई गुजर रही होती है तो वो भी फेरिंक्स में गुजरती है। फेरिंक्स के बाद रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि फेरिंक्स से जो कि रास्ता खाने का होगा वो चला जाएगा एसोफेगस के अंदर, और जो हवा का रास्ता होगा वो चला जाएगा लैरिंक्स के अंदर, जिसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं द फेरिंक्स द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंक्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा होता है। द ह्यूमन फेरिंक्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, द नेजोफेरिंक्स, द ओरोफेरिंक्स एंड द लैरिंगोफेरिंक्स। तो ह्यूमन फेरिंक्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेजोफेरिंक्स यानी कि जो नोज वाला पार्ट है, ओरोफेरिंक्स जो कि मुंह वाला पार्ट है, और लेरिंगोफेरिंक्स यानी कि वो पार्ट जो कि लेरिंक्स के करीब है उसको जो है लेरिंगोफेरिंक्स कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में जिक्र किया। अब हम जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जिक्र करने वाले हैं। द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड द लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स। तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर 4 हिस्से आ जाते हैं, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और जो है लंग्स। द लेरिंक्स इज एन इनलार्जमेंट इन द एयरवे एट द टॉप ऑफ ट्रेकिया एंड बिलो द फेरिंक्स। तो जो लेरिंक्स एक बड़ा सा हिस्सा है जो कि ट्रेकिया के ऊपर मौजूद होता है और फेरिंक्स के नीचे मौजूद होता है। द लेरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज। जो लेरिंक्स है उसकी बुनियादी तौर पर जो कंपोजिशन है वो गोश्त, दूसरा जो है वो कार्टिलेज है। वन ऑफ द कार्टिलेज इज एपिग्लोटिस, और एक कार्टिलेज जो है वो एपिग्लोटिस है जो कि उसका कवर बनाती है। अगर हम बात करें इस एपिग्लोटिस के बारे में, दिस स्ट्रक्चर यूजुअली स्टैंड अपराइट एंड अलाउ एयर टू एंटर द लेरिंक्स। जो एपिग्लोटिस है ये आमतौर पर जो है ऊपर की तरफ मौजूद होता है
ताकि हवा जो है वो दाखिल हो सके लेरिंक्स के अंदर। ड्यूरिंग swallowing, however, larynx is raised and the epiglottis is pressed downward. जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो लेरिंक्स जो है वो हल्का सा ऊपर की तरफ आ जाता है और इस वजह से एपिग्लोटिस जो है वो प्रेस हो जाता है नीचे की तरफ। As the result, the epiglottis partially covers the opening into the larynx and helps to prevent food and liquid from entering the air passageways. और इस तरह से एपिग्लोटिस जब कवर कर देगा लेरिंक्स को तो नतीजे में ये होगा कि जो फूड होगा और जो लिक्विड्स हैं वो एयर पैसेज वे में दाखिल नहीं हो पाएंगे और वो सीधा सीधा जो है वो दाखिल हो जाएंगे इनटू द एसोफेगस। यहाँ जो है आप कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं एपिग्लोटिस, जो कि ग्लोटिस को बंद करा ताकि खाना जो है हवा वाले रास्ते में न जाए बल्कि वो फूड वाले रास्ते में चला जाए। उसके अलावा बात करें कि जो ओपनिंग है लेरिंक्स की वो ग्लोटिस कहलवाती है। इट इज़ आल्सो लाइन्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। इनसाइड द लेरिंक्स देयर आर 2 वोकल कॉर्ड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकलाइजेशन। और उसके अलावा अगर हम बात करें लेरिंक्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं, कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो वोकल कॉर्ड्स कहलवाते हैं और जब हवा इनसे गुजरती है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और जिस वजह से हमारे पास जो है साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है ट्रेकिया। Trachea or windpipe is a membranous tube. It consists of dense regular tissue and smooth muscles. तो जो ट्रेकिया है या विंडपाइप है ये भी एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है। ये जो है कुछ टिश्यूज की और स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, रेनफोर्स्ड विद 15 to 20 सी शेप्ड पीसेस ऑफ कार्टिलेज। और इस ट्रेकिया के गिर्द जो है 15 से 20 जो है सी शेप्ड कार्टिलेजेस के जो टुकड़े हैं वो लगे हुए होते हैं जिनको हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कह रहे होते हैं। और उनका काम ये होता है कि जब सांस आ रही है सांस जा रही है तो ट्रेकिया को वो सिकुड़ने से जो है वो बचा रहे होते हैं। उसके अलावा हम बात करें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में तो ट्रेकिया फिर 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। अगर सिंगल होगी तो उसे ब्रोंकस कहा जाएगा। और फिर ब्रोंकाई जो है फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। सबसे पहले हम जो है ब्रोंकाई को जिक्र करते हैं। द ट्रेकिया डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है 2 छोटी ट्यूब्स के अंदर जिनको प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई विद इन ईच लंग्स। और प्राइमरी ब्रोंकाई जो है हर फेफड़े के अंदर चली जाती है तो फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाती है। देयर आर 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई इन द लेफ्ट लंग एंड 3 इन द राइट लंग। जो लेफ्ट साइड पर लंग मौजूद है वहाँ पर जो है प्राइमरी ब्रोंकाई से 2 ब्रोंकाई बनती है और जो दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पर लंग मौजूद है वहाँ पर एक ब्रोंकाई से जो है एक प्राइमरी ब्रोंकाई से जो है 3 ब्रोंकाई बन रही होती है। फिर उसके बाद द सेकेंडरी ब्रोंकाई इन टर्न गिव राइज टू टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से कुछ और ट्यूब्स बनती है जिनको टर्शियरी ब्रोंकाई कहा जाता है। द ब्रोंकाई कंटिन्यू टू ब्रांच फाइनली गिव राइज टू ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रोंकाई है ये टूटती रहेंगी, डिवाइड होती रहेगी और आखिरकार छोटी सी ट्यूब्स को बना देगी जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। विच आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, जो कि 1 मिलीमीटर से भी डायमीटर में कम होती है। द ब्रोंक्यूल्स आल्सो सब डिवाइड सेवरल टाइम्स टू बिकम इवन स्मॉलर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स आगे चलकर और डिवाइड होती रहेंगी और फिर छोटी ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगी जिनको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। इन द सेकेंडरी ब्रोंक्यूल द सी शेप्ड कार्टिलेज आर रिप्लेस्ड विद कार्टिलेज प्लेट्स बट द ब्रोंक्यूल्स एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल हैव नो कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स। अगर हम बात करें ट्रेकिया की तो ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेजेस की रिंग्स मौजूद थी जो कि सी शेप थी, लेकिन जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती हैं उनके ऊपर कार्टिलेजेस रिंग्स की जगह पर जो है कुछ कार्टिलेज के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको कार्टिलेज प्लेट कहा जाता है। लेकिन ब्रोंक्यूल्स में और टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है कोई कार्टिलेजेस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। फिर आगे चल करके वो और स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम जो है एल्विलाई कह रहे होते हैं। तो आइए इस तस्वीर को देखें तो देखें जैसे कि ये हमारे पास ब्रोंक्यूल मौजूद है, ये ऊपर से स्ट्रक्चर्स जो है ये ब्रोंक्यूल्स है, ये फिर डिवाइड हो रहे हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से जो है कैपिलरीज के जुड़े हुए कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं हमें जो कि एल्विलाई कहलवा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड टू फॉर्म एल्विलर डक्ट। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं ये डिवाइड होकर के कुछ ट्यूब्स बना देंगे जिनको एल्विलर डक्ट कहा जाएगा। These alveolar duct end at tiny air-filled chambers called alveoli। फिर ये जो एल्विलर डक्ट हैं ये खत्म हो जाएंगे यानी इनके आखिर में कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जिनको एल्विलाई कहा जाएगा जो कि बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं और ये स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो हवा से भर जाते हैं। विच आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। और एल्विलाई वो जगह है जहाँ पर जो है गैसेस की अदला बदली होती है, यानी कि जो हवा है वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो दाखिल हो जाएगी ब्लड में और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से दाखिल हो जाएगी एल्विलाई के अंदर। देयर आर ओवर 700 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट इन द लंग्स।
जो दोनों लंग्स हैं उनके अंदर 700 मिलियन से भी ज़्यादा जो है एल्विलाई मौजूद होते हैं। द वॉल ऑफ ईच एल्वियलस इज ओनली 0.1 माइक्रोमीटर थिक। जो एल्विलाई की दीवार होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है। ऑन इट्स आउटसाइड अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। उनके जो गिर्द जो है आउटसाइड बाहर की तरफ जो है एक नेटवर्क मौजूद होता है बड़ा सा, जो कि कैपिलरीज का जाल मौजूद होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्विलाई के गिर्द जो है कुछ हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जो कि रेड और ब्लू कलर से। ये जो स्ट्रक्चर्स जो हैं एल्विलाई के गिर्द, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कैपिलरीज हैं जो कि सराउंड की हुई होती हैं एल्विलाई को। उसके अलावा अगर हम बात करें लाइनिंग ईच एल्वियलस इज मॉइस्ट स्क्वामस इपिथेलियम। जो एल्वियलस की दीवार है वो स्क्वामस इपिथेलियम की बनी हुई होती है। इपिथेलियम एक टिश्यू होता है, स्क्वामस का मतलब होता है जिसके अंदर चिपटे हुए सेल्स होते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन फ्लैटेंड सेल्स रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ओवर विच डिफ्यूजन मस्ट अकर। तो ये जो स्क्वामस इपिथेलियम है ये फ्लैटेंड सेल्स हैं यानी चिपटे हुए सेल्स हैं, और चिपटे हुए और थिन होने की वजह से डिफ्यूजन जो है गैसेस की जो ट्रांसफ़र है वो आसानी से हो सकती है। यानी कि ब्लड कैपिलरीज में से वो गैसेस जो है डायरेक्टली एल्विलाई में दाखिल हो सकती हैं। कोलेजन एंड इलास्टिक प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट इन द वॉल्स विच अलाउ द एल्विलाई टू एक्सपेंड एंड रिकॉइल इजीली ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो अगर हम बात करें कि हम जब सांस लेते हैं तो एल्विलाई फूलते हैं, और हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो एल्विलाई सिकुड़ते हैं। ये फूलना और सिकुड़ना जो है ये प्रोटीन्स की वजह से, और प्रोटीन्स का नाम है कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन, जो कि एल्विलाई की दीवार को एक्सपेंड और जो है सिकुड़ने में मदद कर रहे होते हैं ब्रीदिंग के दौरान। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में, द लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स है वो लंग्स है। ईच लंग इज कॉनिकल इन शेप। हर लंग की जो शेप होती है वो कॉनिकल होती है, कॉन के जैसी होती है। विद इट्स बेड्स रेस्टिंग ऑन द डायाफ्राम। उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है लंग्स का वो डायाफ्राम यानी कि एक मसल्स की शीट पर मौजूद होता है। एंड द अपर एक्सटेंड टू अ पॉइंट जस्ट अबव द क्लेविकल। और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारे एक बोन, जो सामने हमारी बोन नजर आ रही होती है, क्लेविकल जो सीने की बोन होती है ऊपर की तरफ, उस क्लेविकल तक जो है इसका आखिरी हिस्सा ऊपर का जा रहा होता है। द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड मेडियली बाय हार्ट एंड मेडिस्टेनियम। तो जो राइट और लेफ्ट लंग्स है ये दोनों जुदा होते हैं। जुदा किस तरह से होते हैं कि इनके बीच में हार्ट और मेडिस्टेनियम आ जाता है। मेडिस्टेनियम जो है ये बीच की जगह होती है जो दोनों लंग्स के बीच में मौजूद होती है। उसके अलावा बात करें द लेफ्ट लंग हैज़ टू लॉब्स। जो लेफ्ट साइड पर लंग्स मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो लंग है इसके दो हिस्से होते हैं, दो लॉब्स होते हैं, एक सुपीरियर और दूसरा इन्फीरियर लॉब कहलवा रहा होता है। लेकिन जो राइट साइड पर लंग मौजूद होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, सुपीरियर लॉब, उसके अलावा मिडल लॉब, और तीसरा जो है इन्फीरियर लॉब कहलवा रहा होता है। अगर हम इनके बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट लंग हैज़ टू लॉब्स, सुपीरियर लॉब एंड इन्फीरियर लॉब। द लेफ्ट लंग शेयर स्पेस विद द हार्ट। लेफ्ट साइड पर जो है दो हिस्से, और वो छोटा क्यों होता है उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो जगह जो है कुछ हार्ट को दे रहा होता है। द हीलियम इज अ ट्राइंगुलर शेप डिप्रेशन ऑफ बोथ द लंग्स वे द ब्लड वेसल्स एंड एयर वेज पास इनटू द लंग्स। जिस जगह से जो है ब्लड वेसल्स जो है या जो है एयर ट्यूब्स जो है दाखिल हो रही होती है लंग्स के अंदर, उन्हें जो है हीलियम कहा जाता है। याद रखिएगा, जिस जगह से किडनी में जो है ब्लड वेसल्स और ये तमाम ट्यूब्स जा रहे थे उसे हीलस कहा जाता है, और यहाँ लंग्स के लिए उस जगह को जो है हीलियम कहा जाता है। द लंग्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्विलाई। लंग्स जो है स्पॉन्जी होते हैं। लंग्स जो है स्पॉन्जी, स्पॉन्जी का मतलब होता है खुरदरे, यानी कि फॉर्म के जैसे होते हैं, और उसकी वजह उनके अंदर मौजूद एल्विलाई होते हैं, और उनका जो कलर होता है वो पिंक कलर के ये हमारे पास लंग्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसको हम लोग देख लें। द एल्विलाई ऑफ ह्यूमन लंग्स आर लाइंड विद द सर्फेक्टेंट। जो ह्यूमन के एल्विलाई होते हैं उन पर एक चीज़ मौजूद होती है जिसको सर्फेक्टेंट कहा जाता है, अ फिल्म ऑफ लिपोप्रोटीन। ये जो सर्फेक्टेंट है ये एक फिल्म यानी कि एक लेयर होती है लिपोप्रोटीन की, दैट लोवर्स द सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम क्लोजिंग। यानी इसका जो काम होता है कि वो एल्विलाई को बंद होने से बचाता है। सर्फेक्टेंट आल्सो स्पीड अप द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द लिक्विड लाइनिंग द एल्वियलस। तो सर्फेक्टेंट का एक काम यहाँ पर यह भी होता है कि वो ऑक्सीजन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड को तेज़ करता है, उनके ट्रांसपोर्ट को, उनके डिफ्यूजन को तेज़ करता है। और उसके अलावा एंड हेल्प टू किल एनी बैक्टीरिया विच रीच द एल्विलाई। और किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है मार देता है ताकि वो एल्विलाई की गिरद ना पड़ सके। सर्फेक्टेंट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग सीक्रेटेड एंड रीअब्जॉर्ब्ड इन अ हेल्दी लंग्स। तो एक इंसान जिसका अगर लंग्स हेल्दी हैं तो उनके अंदर सर्फेक्टेंट जो है
वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और उसके अलावा रीअब्जॉर्ब भी हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आज की ना बस इतना था। मज़ीद वीडियोज़ के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को ज़िक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।